नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रसिद्ध इंजीनियर और राजनेता एम विश्वेश्वरैया ने 1932 में शिक्षितों के बीच बेरोजगारी की व्यापकता के ओर इंगित करते हुए कहा था कि इस देश में शिक्षित लोग रोजगार की कमी से सबसे अधिक पीड़ित हैं। आज 90 वर्षों बाद संसद में फिर से युवा बेरोजगारी के मौके पर हंगामा होता है और काफी बड़ी मात्रा में सांसदों को निलंबन झेलना पड़ता है। कुछ इसी बीच में ये संदर्भ आपके लिए चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए इस युवा बेरोजगारी के डाटा को लेके कुछ ऐसे संदर्भ आपके सामने हम लेके आए हैं जो परीक्षा के लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा शीर्षक इसी पर केंद्रित है, क्या स्नातक युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। तो इस संदर्भ को हम देखेंगे और इससे संबंधित कुछ विभिन्न पहलुओं पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले अगर बिंदुओं की बात करें तो हम खबर की बात करेंगे, फिर ये चर्चा में क्यों है उसको समझने के बाद उन आंकड़ों पर नजर डालेंगे जिसकी वजह से ये संदर्भ हमें समझने की आवश्यकता पड़ी। फिर हम समझेंगे कि LFPR क्या होता है, उसको भी हम समझेंगे और भारत में बेरोजगारी के प्रकार कितने हैं मुख्य रूप से उस पर एक नजर डालेंगे। अंत में हम अभ्यास प्रश्न की ओर चलेंगे और आपको बता दें कि जीएस प्रश्न पत्र 3 के लिहाज से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। खबर की बात करें तो खबर है द हिंदू से, आर ग्रेजुएट्स फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, क्या हमारे यहाँ पर ग्रेजुएट्स जो है अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं। और इस खबर के संदर्भ में सबसे पहले अगर चर्चा की बात की जाए तो बेरोजगारी के मुद्दे पर संसद में हंगामा होता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। इस दौर में यह आरोप लगाया जाता है कि जो सरकारी आंकड़ों में बेरोजगारी की जो दर है उसको कम बताया जा रहा है, वो वास्तविकता से परे है। खैर, हम इस आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी चर्चा का यह कारण था इसलिए यह संदर्भित किया गया है। आधिकारिक आंकड़े जो थे उसमें बताया गया कि 2017-18 में जो बेरोजगारी की दर 6.1% थी, वो वर्तमान में 2022-23 में 3.2% अर्थात कम होती प्रतीत होती है। लेकिन वहीं विपक्ष का दावा यह था कि वास्तव में ये आंकड़े कुछ ज्यादा हैं। इसमें खास रूप से जो युवा बेरोजगार हैं, जो स्नातक हैं, उनकी संख्या में इजाफा हुआ है और उनकी जो बेरोजगारी की दर है वो ज्यादा है। ये आंकड़े उनको वो ठीक नहीं बताते हैं। तो हम आंकड़ों पर न जाते हुए जो वास्तविकता है आंकड़ों की उसको समझते हैं। इससे संबंधित कुछ तकनीकी पहलू है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। सबसे पहले अगर आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आंकड़ों के लिए बता दें कि ये आंकड़े जो लिए गए हैं ये कब लिए गए हैं, तो NSSO सर्वेक्षण के 50वें दौर के आंकड़े 1993-94 के, और साथ ही अगर बात करें तो PLFS सर्वेक्षण 2022-23 तक का जो रोजगार डेटा है अर्थात पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे, उसका जो सर्वेक्षण है वो दोनों को मिला के इन आंकड़ों पर हम बात करेंगे। उसके आधार पर कुछ तुलनात्मक ग्राफ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और फिर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक बातें होंगी। इसका जो विश्लेषण है वो 18 से 65 वर्ष की आयु पर केंद्रित है, अर्थात जो क्रियाशील जनसंख्या होती है। और इन्हीं आंकड़ों को लेने के बाद, आपके सामने रखने के बाद, हम कुछ अन्य तथ्यों पर विचार करेंगे। बात सबसे पहले जिस आंकड़े की हम करेंगे वो आंकड़ा आपके सामने आप देख सकते हैं। कुल श्रम शक्ति में जो बेरोजगारी की बात हो रही है उसमें ये ग्राफ आप देख सकते हैं। 1865 वर्ष की जो आयु के कुल व्यक्ति हैं, कुल श्रम शक्ति है अर्थात 18 से 65 वर्ष की आयु के लोगों को इसमें कवर किया गया है और इनमें जो बेरोजगारी की दर है उस पर विचार किया गया है। इसमें आपको दिखाया जा रहा है, जैसा आप ग्राफ में देख सकते हैं, कि 1990 में बेरोजगारी की दर जो है वो कम है, 2% से भी नीचे दिखाई दे रही है। फिर 2017-18 में ये देख रहे हैं अचानक से काफी बढ़ी हुई दर दिखाई दे रही है और इसका आंकड़ा 5.77% तक पहुंच जाता है। वहीं 2022-23 में ये घटकर 3.15% पर आ जाता है। 2011 में अगर देखें, तुलना करें, तब भी ये 2% के आसपास है। ऐसे में अगर बेरोजगारी दर की तुलना की जाती है तो सरकार का यह कहना है कि पिछले वर्षों की तुलना में बेरोजगारी दर में कमी आई है। तो जब पिछले वर्षों की बात करते हैं, एक शॉर्ट पीरियड को देखते हैं, तो जरूर 5.77% जो है 2017-18 का आंकड़ा है उसकी तुलना में कम बेरोजगारी दर हमें दिखाई देती है। लेकिन अगर हम थोड़ा और पीछे जाते हैं तो 90 के दशक से अगर समग्र रूप से देखते हैं तो ये दर अभी भी काफी बढ़ी हुई है। अगर हम 2011 की तुलना में देखें तब भी बढ़ी हुई है। तो ऐसी दशा में ये आंकड़े कुछ अलग दिखाते हैं, पिछले दशकों की तुलना में इस आंकड़े को बढ़ा हुआ दिखाते हैं। स्नातक डिग्री बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो इसमें भी आप ग्राफ को देख सकते हैं। ये ऐसे लोगों का आंकड़ा है जो स्नातक की डिग्री धारण करते हैं।
अब इसमें आप देखें 1990 के दशक से आप देखें तो लगभग 9% आपको यहां दिखाई दे रहा है। 1990 की अगर बात करें तो 9% ये आंकड़ा दिख रहा है बेरोजगारी की दर। 2011-12 में अगर बात करें तो ये घट के 7.6% के आसपास आ जाता है। 2017-18 में फिर से ये अचानक बढ़ता है और 17% अर्थात ऐतिहासिक उछाल देखा गया। और 2022-23 में अगर फिर देखें तो 17 की तुलना में 13% अर्थात अगर हम पिछले वर्षों की तुलना में देखें तो ये आंकड़ा जरूर कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ज्यादा पीछे आते हैं समग्रता से देखते हैं तो ये आंकड़ा 2011-12 की तुलना में अगर देखें तो 13% का आंकड़ा काफी बढ़ा हुआ है। अर्थात ये बेरोजगारी की दर काफी बढ़ी हुई अब भी दिखाई देती है। युवा स्नातक बेरोजगारी की दर की अगर बात करें तो 1993-94 से 2004-05 पर आप देखेंगे 1993-94 से लेकर और 4-5 तक, यहां तक अगर आप देख रहे हैं तो 20% के आसपास ये आंकड़ा दिखाई दे रहा है। अर्थात जो बेरोजगारी दर है वो 20% के आसपास दिखाई दे रही है। लेकिन 2017-18 में आप देखते हैं तो फिर से इसमें उछाल दिखाई देता है और ये 36% के आसपास दिखता है। 2022-23 में 36% की तुलना में जरूर इसमें गिरावट दिखाई देती है, 27% दिखाई देता है। लेकिन फिर वही बात अगर पीछे से हम समग्र रूप से 90s से 2004 से अगर तुलना करें तो भी 20 की तुलना में ये काफी बढ़ी हुई दर हमको दिखाई देती है। अब हम देखें तो पहले बेरोजगारी की उच्च दरें हमको काफी समग्रता से देखें तो काफी उनकी तुलना में अभी भी हमें यहां पर बढ़त दिखाई दे रही है। अगले अगर हम चले डाटा की तरफ तो श्रम बल और स्नातकों की हिस्सेदारी की अब बात करें। यहां थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ये हमें समझना है कि श्रम बल में जब स्नातकों की हिस्सेदारी अर्थात मतलब कितने स्नातक लोग हैं, लोग भी बढ़ रहे हैं, तो जब स्नातकों की संख्या कम है और अब स्नातकों की संख्या ज्यादा है, ऐसी दशा में तो बेरोजगारी दर और ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये बेरोजगारी दर अब जो कम नजर आ रही है तो इस टेक्निकलिटी को समझने की भी कोशिश करते हैं कि क्या बेरोजगारी दर घटी है या इसका कुछ और वजह भी हो सकता है। 1993-94 में अगर देखें तो श्रम बल का 5% व्यक्ति स्नातक था और वहीं 2022-23 में देखें तो ये लगभग 15% था। अब ऐसे में स्नातकों को उच्च बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि स्नातकों की संख्या बढ़ गई। लेकिन यहां पर जो बेरोजगारी दर है जब उस पर नजर डालते हैं तो वो कम दिखाई दे रही है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कारण को समझने के लिए हमको LFPR को समझना पड़ेगा, अर्थात हमको जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है उसको समझना पड़ेगा। वास्तव में जो शिक्षित स्नातक हैं कार्यबल में उनकी हिस्सेदारी में ही गिरावट आ गई है। अर्थात कार्यबल में उनकी हिस्सेदारी तब मानी जाती है जब वो सक्रिय रूप से या तो रोजगार के लिए प्रयास कर रहे होते हैं या तो रोजगार के लिए या तो किसी रोजगार में लगे होते हैं। अगर उनका रोजगार की तरफ रुझान ही कम हो जाता है तो उनकी हिस्सेदारी कार्यबल में नहीं रह जाती है और वो रेट कहीं ना कहीं बेरोजगारी दर जो है उसकी गिरावट में सहयोग करता है। तो बेरोजगारी दर आपको कम जरूर दिखाई देगी लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसका कारण इसमें छिपा होता है। तो आइए समझते हैं उस कारण को भी, वो क्या है। तो श्रम शक्ति भागीदारी रेट की अगर बात करें तो वस्तुतः ये CMIE अर्थात सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक के लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। जब भी ये रेट श्रम शक्ति भागीदारी रेट निकाला जाता है तो विशेष रूप से 65 वर्ष तक के लोगों को इसमें लिया जाता है। वास्तव में इसमें 2 श्रेणियां होती हैं। इन दोनों श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी से अगर व्यक्ति संबंधित है तो वो श्रम शक्ति भागीदारी के अंतर्गत आएगा। कौन सी श्रेणियां हैं? तो जैसे एक तो ये व्यक्ति रोजगार कर रहा है, रोजगार में लगा हुआ है, तो वो श्रम शक्ति में भागीदार है। या अगर वो बेरोजगार भी है लेकिन कार्य करने के लिए इच्छुक है और सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश में लगा हुआ है, वो इंटरव्यूज दे रहा है, वो कहीं अपने रोजगार कार्यालय में नियोजन में अपना नाम डाला हुआ है, लगातार उसके लिए प्रयास कर रहा है, तो वो इस श्रेणी के अंतर्गत श्रम शक्ति भागीदारी रेट में वो सम्मिलित रहेगा। लेकिन अगर कुछ वर्षों के बाद उसने इसके लिए प्रयास करना ही छोड़ दिया, निष्क्रिय हो गया, तो वो श्रम शक्ति भागीदार नहीं होगा, इस रेट में वो सम्मिलित नहीं होगा। तो इस बात को समझना जरूरी है। जैसे फॉर द एग्जांपल आप यहां देखें, इस ग्राफ को आप ध्यान से देखें, 2016 से लेकर 2021 तक का ये एक मोटा मोटी आइडिया आपको देखने के लिए, समझने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि 2016 में आप देखें 47% यहां पर देखिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो 47% है और 2021 में 37.4%। अर्थात ये लोग श्रम में भागीदारी जो रेट है, मतलब रुझान जो है नौकरी पाने की तरफ, वो कम हुआ है, इसमें गिरावट आई है।
लेकिन अगर वहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तरफ अगर हम ध्यान दें तो यहां पर 8.7% की तुलना में 7.3% इसमें गिरावट आई है, जबकि स्नातक जो लोग करने वालों की संख्या है उसमें इजाफा हुआ है। तो ऐसी दिशा में तो ये रेट बढ़नी चाहिए थी, लेकिन रुझान के कम होने की वजह से ये रेट, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हमको नीचे दिखाई दे रहा है। तो इसको समझने की आवश्यकता है। अब LFPR की सीमाएं क्या है? तो सीमाएं यही है कि बेरोजगारी दर को केवल उस व्यक्ति की गणना करती है जो बेरोजगार है, लेकिन वास्तव में इसमें उस रोजगार के प्रति रुझान को भी देखना पड़ेगा कि कितने लोगों ने काम की मांग करना ही बंद कर दिया, उस विषय में सोचना प्रयास करना ही छोड़ दिया, अर्थात जो लेबर के दिशा में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के लिए जो उनकी भागीदारी थी उस भागीदारी में सम्मिलित होना ही छोड़ दिया। इसको भी समझने की आवश्यकता है, इसलिए उनकी गणना नहीं हो रही है। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब कामकाजी उम्र के लोग काम न मिलने से निराश हो जाते हैं और उस दिशा में उनका रुझान कम होने लगता है। अब देखिए, भारत में कुछ कई प्रकार की बेरोजगारी है, एक नजर उस पर भी डाल लें। कुछ मुख्य बेरोजगारियों के जो प्रकार है जो परीक्षा में भी बार बार पूछ लिए जाते हैं, जैसे एक नाम बहुत चर्चित है, आपने सुना होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। वास्तव में प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? तो ये बेरोजगारी का एक ऐसा प्रकार है जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग जिसमें लगे हो, अर्थात उसकी जो उत्पादकता है, जो सीमांत उत्पादकता है वो जीरो हो जाए। प्रोडक्टिविटी कब ज्यादा होगी? जब कम लोग लग के ज्यादा प्रोडक्शन करें। लेकिन ऐसी जगह जहां पर रोजगार कम लोगों की आवश्यकता है और आवश्यकता से ज्यादा लोग लगे हों, तो ऐसी दशा में प्रच्छन्न बेरोजगारी वहां पर शब्द इस्तेमाल किया जाता है और इसमें उत्पादकता शून्य होती है। कहां पर दिखाई देता है? तो कृषि और असंगठित क्षेत्रों में इस प्रकार की बेरोजगारी हमको दिखाई देती है। एक होती है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी बेसिकली वो होती है जहां पर खेतिहर लोगों के संदर्भ में आप इसको समझ सकते हैं कि मौसम के हिसाब से कुछ खास मौसम में ही उनके रोजगार का वो सीजन होता है, उसमें वो उन लगे होते हैं, कार्य में वो नियोजित होते हैं, लेकिन उस खास मौसम के बाद कुछ ऐसा समय जरूर होता है कि जब उनके पास काम नहीं होता है, तो इसको मौसमी बेरोजगारी की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे ही संरचनात्मक बेरोजगारी की अगर बात करें तो ये बाजार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच में जो असंतुलन है उसको दर्शाता है। जैसे कोई व्यक्ति इसलिए बेरोजगार है क्योंकि उसको उस खास नौकरी के लिए जिस कौशल की आवश्यकता है उस कौशल, वो स्किल उसके पास नहीं है, इस कारण वो बेरोजगार है। तो इसको शामिल करेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत। ऐसे ही एक चक्रीय बेरोजगारी होती है। चक्रीय बेरोजगारी क्या है? तो यह व्यापार चक्र का परिणाम होता है कि अगर मंदी की सिचुएशन आ गई तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, और ऐसे ही आर्थिक विकास की सिचुएशन आएगी तो बेरोजगारी घट जाएगी। विशेष रूप से जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वहां का यह लक्षण होता है। और भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो ये इसका बहुत रोल नहीं है। आगे अगर हम बात करें तो तकनीकी बेरोजगारी एक है। तकनीकी बेरोजगारी क्या है? तो ये प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण जो नौकरियों का नुकसान होता है उसके कारण जो बेरोजगारी होती है वो तकनीकी बेरोजगारी होती है। तकनीकी बेरोजगारी का उदाहरण आपको कोविड के समय दिखाई दिया होगा। जैसे ऑफलाइन टीचिंग में कुछ लोग मर्मज्ञ हैं, लेकिन कोविड में जब सारी गतिविधियां बंद हो गई तो जो टेक्निक से नहीं जुड़ा व्यक्ति था उसका शिक्षण प्रभावित हुआ, वो बेरोजगार हो गया। और बहुत ऐसे संस्थान, बहुत ऐसे लोग जो टेक्निक से जुड़े थे उन्होंने अपने आप को वेल एस्टेब्लिश कर लिया। तो इस क्षेत्र में इसको हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि प्रौद्योगिकी में बदलाव होने के साथ अगर हम बदल लिए अपने आप को, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, उसके हिसाब से अगर खुद को व्यक्ति ट्रेंड कर लिया तो वहां भी रोजगार की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर हम वेल ट्रेंड नहीं हुए तो एक समय ऐसा आएगा उसके कारण किसी खास तकनीकी में ही निपुण होने के कारण हम वंचित हो जाएंगे। अन्य तकनीक पे अपने आप को शिफ्ट करने की क्वालिटी हमारे अंदर अगर नहीं है तो हमको तकनीकी बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही घर्षण बेरोजगारी। घर्षण बेरोजगारी क्या है? तो नौकरियों के बीच में जो समय अंतराल होता है, जैसे कोई व्यक्ति कोई नौकरी कर रहा है, उस नौकरी को फिर वो छोड़ के दूसरी नौकरी पकड़ना चाहता है, तो ऐसी दशा में जो बीच का समय अंतराल होगा, उसने जो नौकरी छोड़ी और दूसरी नौकरी पकड़ी, उसके बीच में जो समय है, जितनी देर के लिए वो बेरोजगार रहा है, इसको घर्षण बेरोजगारी के अंतर्गत हम रख सकते हैं। सुभेद्य रोजगार। अब देखिए, सुभेद्य, इसमें क्या होता है कि बिना उचित नौकरी अनुबंध के, अर्थात कोई नियम कानून के अंतर्गत अगर आपसे कोई पैक्ट किया गया, कोई समझौता किया गया, कोई संविदा किया गया जिसमें आपको कानूनी सुविधा और सहायता और रक्षा हो सके आपकी, तो ऐसी दशा में वो नौकरी क्या है? वो ठीक है। लेकिन ऐसी दशा में जिसमें औपचारिक रूप से आप केवल काम करते हैं, आपको कोई कानूनी सहायता नहीं मिलेगा, आप अगर कहीं वर्क कर रहे हैं तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, आपका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा, आप वहां पर जस्ट लाइक एक डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में अब क्या होगा? सुभेद्य रोजगार इसको कहेंगे हम, कि कानूनी सुरक्षा न होने के कारण
इस प्रकार की बेरोजगारी आपको वहां पर देखने को मिलेगी। और भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो ये बेरोजगारी के मुख्य प्रकारों में से एक है। तो ये बेरोजगारी के कुछ प्रकार थे जिसको आप समझेंगे। अंत में हमारी परिपाटी एक अभ्यास प्रश्न की होती है, तो आइए चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न इसी संदर्भ से संबंधित है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का आम तौर पर अर्थ होता है। ऑप्शन ए, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं। ऑप्शन बी, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ऑप्शन डी, श्रमिकों की उत्पादकता कम है। तो उम्मीद है इसका आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।